जो मैं आपको ये ज्वर प्रकरण पढ़ा रहा हूँ, वो आप जब चरक संहिता, अष्टांग हृदयम, इन दोनों ग्रंथों में देखेंगे तो प्रत्येक शब्दों का सारांश है, प्रत्येक शब्दों का बहुत बेहतरीन व्याख्यान आपको एक छोटे से इसमें आपको मिलेगा। आप चरक पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, लेकिन सारी चीजें आपको इस वेबसाइट के अंदर उपलब्ध है। हम लोगों ने सामान्य ज्वर और विषम ज्वर, ये दोनों भेद से वेबसाइट में हमने दोनों अलग अलग करके रखा हुआ है, तो मैं दोनों चीजें आपको दिखा देता हूँ। तो कल हम लोगों ने ज्वर में मिथ्या आहार विहार हो जाए तो उसमें जो उपद्रव स्वरूप जो शरीर में जो कुछ दिखाई दे रहा है, गांठे, लंप हो, ओडेमा हो, गुल्मा, ऐसे जिन्हें हम कहते हैं, तो उसमें भी हमें क्या सोचना है? ज्वर सोचना है और गुल्म सोचना है। अब कोई भी व्यक्ति जब आपके पास, सभी लोग जरा कैमरे को ऑन रखिएगा जरा, है ना? आपके फेस में, इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि फेस देखने से हमें थोड़ा सा ये होता है कि आपको कितनी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलते जाऊं और आप लोगों को समझ में आ रहा नहीं हो रहा, पता ही नहीं चलता। सभी लोग कैमरे को खोलेंगे वो अच्छी बात है। राहुल जी, विनोद जी, मेघा जी, उत्कल जी, आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है जो मैंने आपको, जो मैं दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा जूम करके देखिएगा। वेबसाइट में अगर आप जाएंगे ना, तो इसमें कोई पेमेंट वगैरह देने की भी, इस चीज़ को देखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपने वेबसाइट में जाना है आयुष योगी में, वहाँ आपने फीवर लिखना है, सेल्फ डायग्नोसिस, सर्च सेल्फ डायग्नोसिस में, तो सारी चीज़ें ये आ जाएगा आपके सामने। तो अब हम देखेंगे, हमने एक तो देखा कि किसी को फीवर होता है, उसको देखो, जो ये फीवर है ना, इसको आयुर्वेद आचार्यों ने अलग अलग एंगल से देखने के लिए जोर दिया है। पहला एंगल क्या है? दोष के हिसाब से, कफ, पित्त, वात, त्रिदोष, द्विदोष, सान्निपातिक, ये अवस्थाएं जो है, ये एक दृष्टिकोण है आचार्यों का, दोषों के हिसाब से देखने का। दूसरा दृष्टिकोण है धातुओं के हिसाब से, सतत ज्वर, संतत ज्वर, तृतीयक ज्वर, चतुर्थिक ज्वर वगैरह, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ये दूसरे दृष्टिकोण है। विषम ज्वर, टाइफाइड, मलेरिया, जॉन्डिस जिन्हें हम कहते हैं, वो सारे उस कैटेगरी में जाएगा, वो अलग है, वो दृष्टिकोण है जस्ट। और एक आचार्यों ने देखने का एक और तरीका बताया है, जो ज्यादातर हमें चिकित्सा करते वक्त और नाड़ी देखते वक्त इस बात को हमें फोकस करना है। ये जो आज मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से अवस्थाएं हैं? आमद ज्वर, पच्यमान ज्वर, निराम ज्वर और जीर्ण ज्वर। आमद ज्वर, पच्यमान ज्वर, निराम ज्वर और जीर्ण ज्वर, ये जो चार अवस्थाएं हैं, ये डायग्नोसिस करने का बहुत जबरदस्त सुपीरियर ये तरीका है, और ये तरीका हमें नाड़ी से देखना है फीवर जैसी अवस्था में। दोष तो देखना है, लेकिन ये अवस्था भी देखना है। ध्यान से सुनिएगा, इसको नोट करिएगा और एकदम समझने का प्रयास करिएगा। जो न समझ में आ जाए उसको आपने क्वेश्चंस करना है, ठीक है ना? क्योंकि अब हम डिजीज के ऊपर जा रहे हैं एकदम। अब हम आयुर्वेदिक सिद्धांत एकदम जवान हो गए हम, छोटी मोटी चीजें हमने सारे पढ़ लिया। अब हम एकदम मूल टॉपिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आ गए। कल हम लोगों ने कफ, पित्त, वात, कफज ज्वर कैसा है, पित्त ज्वर कैसा है, वात ज्वर कैसा दिखता है, द्विदोषज में कैसा और सन्निपातिक में कैसा, समझ लिया? द्विदोषज मतलब है जहां दोनों दोष के हेतु और सिम्टम्स दिखता है। क्या? जहां दोनों दोष का सिम्टम्स और हेतु दिखता है। त्रिदोषज का मतलब क्या है? जहां तीनों दोषों का हेतु और सिम्टम्स दिखता है। सन्निपातिक क्या है? कभी ये दिखता है, कभी वो दिखता है, कभी वो नहीं दिखता, कभी ये दिखता है, सन्निपातिक अवस्था।
कभी मैं आपको त्रिदोषज सान्निपातिक, त्रिदोष कहना और सान्निपातिक कहना ये अलग अलग बात है, कभी मैं इसके ऊपर काफी मैं आपको बताऊंगा, है ना। लेकिन पहले आप देखते हैं। अब मान लीजिए आपके पास पेशेंट आया, उस पेशेंट में आमद ज्वर है क्या। आमद ज्वर का मतलब है शरीर के अंदर, ये आमद ज्वर एकदम प्रारंभिक अवस्था में होता है, प्रारंभिक अवस्था में, यानी शरीर के अंदर कोई तो टॉक्सिन है, उस टॉक्सिन, अभी वो टॉक्सिन बलवान है। जैसे मैंने कहा था ना कि एक व्यक्ति के शरीर में बीमार अगर कोई है तो उसमें परीक्षण की विषय क्या है, चिकित्सा करते वक्त ये देखना है कि शरीर बलवान है या रोगजनक व आम बलवान है। अगर आम बलवान है तो उसको कमजोर करना है, रोगजनक आम को कमजोर करना है। उसको कमजोर करने से शरीर भी कमजोर होता है। तो आम को कमजोर करते वक्त ख्याल रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में शरीर ही सत्यानाश हो जाए। इसीलिए शरीर संरक्षण करते हुए आम को कम करना है। हालांकि उस आम को कम करने के लिए शरीर तैयार होता है, शरीर अपने मतलब शरीर का जो मैकेनिज्म है वो एकदम एक्टिव होता है। जैसे जो WBC है उसका काम ही यही है कि उन नेगेटिव एलिमेंट्स को क्या करना, जलाना, उसको भगाना, उसको डिस्ट्रॉय करना, रस में रक्त में जहीं भी है। तो उस प्रक्रिया में क्या होता है, शरीर हीट होता है, सीधी सी बात। तो यह क्या हो रहा है, उस अवस्था को हम बोलेंगे आमद ज्वर। जब आम बलवान होता है और वो कच्चे अवस्था में होता है, कच्चे अवस्था का मतलब है वह आम अभी शरीर में अभी अभी आया है, और हमारे शरीर का जो मैकेनिज्म है हमारे शरीर का, जैसे किसी को फीवर हो गया तो हमारे मस्तिष्क को पहले पता चलता है कि भैया कुछ चीज आ गया, तब वो WBC जैसे बहुत सारी चीजें छोड़ देता है, वहां पर कुछ मतलब कि कुछ एंटीबॉडी उसमें डाल देता है, और एंटीबॉडी जाकर के उसको ढूंढता है, कुछ एंटीबॉडी उसको ढूंढते हैं, कुछ उसको चिन्हित करते हैं, और कुछ उसको जाकर के डिस्ट्रॉय करते हैं, और कुछ उसको ठिकाने लगाने का काम करते हैं। 3-4 तरह के अलग अलग एंटीबॉडी, अलग अलग रूप से अलग अलग उनके काम है। तो उसको ढूंढने से पहले हमारे शरीर को अभी मालूम ही नहीं है कि कुछ है, और वो शरीर को हरकतें कर रहा है, वो अपने जवान होने जैसी अवस्था है, बॉडी के उन धातु के सेल को खाना शुरू करता है। तो उस अवस्था को हम बोलेंगे भैया ये आमद ज्वर है। देखो सिम्टम्स क्या क्या होंगे। अरुचि, अब ये एकदम उस व्यक्ति को अभी अभी बुखार प्रारंभ हुआ है। अरुचि, पहले क्या होगा, खाने का कोई मन नहीं करेगा, उसको भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, शरीर में भारीपन लगेगा, म्यूकस मिला हुआ स्टूल निकलता है, बार बार पेशाब आता है, जीभ को देखोगे तो सफेद चादर सा लगा हुआ दिखाई देगा, इंडाइजेशन, पेट में भारीपन, आलस्य, नोजिया। इसमें जोर की कोई बातें हैं नहीं, लेकिन ये सिम्टम्स उस पेशेंट में जहां दिखे समझ लो ये आम जोर हो सकता है। यानी शरीर के अंदर कुछ वायरस या कोई ऐसे चीजें घुस गया, अब ये सारे उपद्रव होना शुरू हो गया। शरीर कहता है यार अच्छा भला शरीर है, सब चीज तो सही है, लेकिन ये उल्टा पुल्टा कैसे शुरू हो गया। फिर हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भैया देख तो लो। फिर शरीर में जो बहुत सारे सिपाही होते हैं, मैं आपको एकदम लोकल भाषा में बता रहा हूँ, वह शरीर उसको छोड़ देता है। WBC ऐसे बहुत सारी चीजें, वो जाकर के देखता है, वो देखता है कि हाँ यार सेल में कोई चीज घूम रहा है। फिर सिग्नल जाता है ब्रेन में। उसके बाद ब्रेन कुछ हरकतें करता है, ब्रेन क्या करता है, कुछ हरकतें, कुछ साइन देता है, शरीर को बोलता है चलो हीट उत्पन्न करो, गर्मी उत्पन्न करो। क्यों, क्योंकि उसको जलाना है भैया, शरीर तो एक ही चीज जानता है। आप देखो इसी अवस्था को हम बोलते हैं पच्यमान अवस्था। आप देखो पच्यमान अवस्था में वेबसाइट में देखिए,
पच्यमान अवस्था में क्या होगा, बुखार के वेग अत्यधिक बढ़ रहा है क्रमशः, अब इसे थोड़ी देर बाद, उससे थोड़ी देर बाद और बढ़ता बढ़ता जाएगा। प्यास की तीव्रता, बहुत ज्यादा प्यास लगता जाएगा, उसको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, उसको नौजिया होगा, उसको श्वासाधिक्य, श्वास चढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी बुखार के जो वेग है, जीभ सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, थोड़ी थोड़ी चक्कर आ रहा है, जी मचलना शुरू हो रहा है, कहीं भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है, मन उसका बड़ा अशांत हो रहा है, इंद्रिय उसका बड़ा व्यथित है, न तो किसी चीज को देखने का। देखो शरीर मन इंद्रियों में जो है, शरीर में, मन में और इंद्रियों में संताप होना हमने पढ़ा था ना पहले। तो शरीर गर्म हो रहा है, शरीर की संताप हो गया, ये कहाँ शुरू हो गया, पच्यमान अवस्था में ही शुरू हो गया। शरीर में संताप शुरू हो गया, मन में संताप होना शुरू हो गया, उससे क्या होगा, उसको बेचैनी होगी, उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इंद्रियों में संताप शुरू हो गया, सिम्टम्स क्या होगा, न तो कुछ चीज, मोबाइल टीवी देखने के लिए जाएगा, थोड़ी देर देखेगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर मोबाइल देखेगा, फिर उसको देखेगा, फिर बाहर जाएगा, मतलब न तो कोई अच्छी, कोई ऐसी चीजें, थोड़ी म्यूजिक सुनने का प्रयास करेगा, नहीं यार म्यूजिक अच्छा नहीं, कुछ खाने का प्रयास करेगा, हालांकि भूख तो नहीं लगता, लेकिन कुछ खाने का भी टेस्ट नहीं होता, स्वाद नहीं लगता। यानी पूरा उसका जो कर्मेंद्रिय है, जो ज्ञानेन्द्रिय है, वो क्या हो जाएगा, व्यथित हो जाता है इन चीजों से। तो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और शरीर, ये तीनों ही क्या हो जाएगा, व्यथित हो जाएगा। इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे भैया, पच्यमान अवस्था है। तो इस अवस्था में जो आम है पहले प्रवेश करता है, तो वो आमद ज्वर हो गया, उसके सिम्टम्स हमने आपको बता दिया, उसमें ज्यादातर कफ के सिम्टम्स दिखता है। उसके बाद पच्यमान अवस्था है, उसको पच्यमाना ज्वर बोलेंगे। पच्यमान अवस्था में शरीर को पता चल जाता है कुछ चीज आ गया, फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए शरीर कुछ ऐसी चीजें भेज देता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, फिर वहां पर हीट बढ़ता है, ये सारी चीजें व्यतीत हो जाते हैं, क्योंकि व्यतीत तो होना ही है। जैसे किसी के घर में सर्प घुस गया और आपको पता चल गया, जब तक पता नहीं था तब तक तो आप आराम से खराटे बजाते सो रहे थे, पता चल गया, अब नींद थोड़ी आएगी, ना आपको आएगा, ना आपकी पत्नी को आएगा, ना बच्चे को आएगा, घर के पूरा तलाशी कर रहे हो क्या, सारे जो है रजाई गद्दा उखाड़ डाला, इधर उधर फेंक डाला, इधर सारे बुक्स के अलमारी वलमारी सब कुछ देखा, पता नहीं भगवान जाने, अभी तो दिख इधर ही रहा था, अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया, ढूंढते रहोगे पूरे रात, सर्प दिखेगा ही नहीं आपको, अथवा है तो कहीं कोने में पड़ा हुआ दिखेगा। जब सर्प दिखेगा तो थोड़ी शांति होगी। तो वो जो आपके मन में जो बेचैनी या उस सर्प की वजह से होने वाली जो भय है, हे भगवान कहीं बच्चे को ना काट ले, कहीं मुझे ना काट ले, अगर हम सो गए कहीं ऐसा ना हो सर्प आए पैर में डस ले, तो यही अवस्था पच्यमान अवस्था में हमारे मन और शरीर और इंद्रियों में होता है। उसके बाद आता है भैया पच्यमान अवस्था में जब ऐसा होता है, तो भैया सड़ंग पानी हो गया, ऐसे ऐसी चीजें लेना है। देखो आम अवस्था में बिल्कुल कोई भी दवाई नहीं लेना है, सिर्फ लंघन करना है। आम अवस्था में क्या करना है, सिर्फ लंघन करना है, लंघन के अलावा और कुछ नहीं करना है। पच्यमान अवस्था जब आ गया तो वहां आप सड़ंग पानी ले सकते हो, उसके अलावा कोई भी कषाय या कोई भी काढ़ा या कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं लेना है पच्यमान अवस्था में। क्यों, क्योंकि शरीर बोलता है कि यार इस जो भी चीज शरीर के अंदर आ गया उसको हमें बाहर भेजना है, और आप उसको, शरीर को कहते हैं कि ना भैया पड़े रहने तो कोई बात नहीं, आप तो ठंडे हो जाओ। तो पच्यमान अवस्था में भी बुखार का वेग ज्यादा होकर कहीं ऐसा ना हो कि आपके ब्रेन में घुस जाए, उस बुखार के वेग को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए सड़ंग पानी जैसी चीजें आप उसको दे सकते हो। लेकिन ये नहीं सोचना और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि उसके बुखार को ही कंट्रोल करने की तरफ हमें नहीं जाना है आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि कोई भी पेशेंट इस बात को मानेगा नहीं, वो जाएगा सीधा ही डिस्प्रिन पे गोली खा लेगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तो इससे बचा जाए भैया, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मन हिल रहा है, शरीर हिल रहा है, इंद्रिय जो व्यथित हो रहा है, अरे कौन झेलेगा भैया। आयुर्वेद बोलता है 10 दिन तक इससे लड़ो बगैर दवाई खाए। अब दवाई कहाँ शुरू करना है, देखो निराम ज्वर अवस्था। अब तीसरी अवस्था है निराम। निराम का मतलब क्या है,
शरीर जब पच्यमान अवस्था में होता है, बुखार के उस कंडीशन में, तो सब कुछ हो रहा होता है, उस बुखार जनक उस चीज को जलाने का प्रयास कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है। तो शरीर को बोलना है भाई तो कर, कोई बात नहीं, हम तो फ्री बैठे हुए, हम ना तो दिन में सोएंगे ना रात में जगेंगे, बस ज्यादा हीट ना होना। अब देखो हम ये सारी चीजें खा रहे, सड़ंगा पानी, उसका मतलब शरीर भी, हमारे शरीर का मैकेनिज्म आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से जानता है सड़ंगा पानी लेते हो, हाँ भाई अगला सड़ंगा पानी ले रहा है, इसका मतलब है कि ये कहता है भैया ज्यादा हीट ना बढ़ाना, ठीक ठाक हीट बढ़ाओ और उसको खत्म करो। हम नहीं कहते कि उसको ठंडे हो जाओ, नहीं। उसके बाद आ गया भैया निराम ज्वर। अब इसके पहले सिम्टम्स देखते हैं। निरम ज्वर में अब भूख लगना शुरू हुआ है। अब देखो जरा, जो पहले आम अवस्था था वो शरीर के मैकेनिज्म ने सारी चीजें उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जब वो नेगेटिव एलिमेंट्स रहे नहीं, तो अब शरीर में अग्नि भी थोड़ा दीप्त हो जाएगा। ये तो वही बात है जैसे 4 आतंकवादी घर के अंदर घुसे हुए थे, किसी मकान के अंदर, बहुत सारे पुलिस, बहुत सारे सेना चले गए और बड़े मशक्कत से उन चारों को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। तो बाद में बड़ी पार्टी होता है ना, सारे बंदों को लहला लहला करके नाचते हैं ऐसे, हाय हाय क्या बात है हमने जीत लिया। फुटबॉल में भी यही होता है, हिप्पी फुर्रे शुरू होता है कि नहीं होता है। तो सेम वही चीजें पच्यमान अवस्था की, उस अवस्था पूरा हो जाने के बाद जो हिप हुर्रे वाली जो चीजें हैं, भारत माता की जय वाली जो बाहर हम करते, सेम वही चीजें यहाँ देखो निराम ज्वर की अवस्था में हो रहा है। निराम का मतलब है कि हमने उस आम को जीत लिया। निराम का मतलब क्या है? आम से रहित होना। मैंने आपको पहले भी बताया था, आम होना और निराम होने में क्या फर्क है। आम इज इक्वल टू शरीर के अंदर कोई ऐसी चीजें हैं जो कच्चे अवस्था में है, जो शरीर को नुकसान कर सकता होगा उस रूप में है, और वो शरीर के प्रत्येक चीजों को नुकसान करता है, क्या अग्नि, क्या दोष, क्या धातु, क्या हर चीज, वो आम हो गया। आम की वजह से दुनिया भर की बवंडर होती है। शरीर ने उस आम के ऊपर दुनिया भर के काम करना शुरू किया, शरीर को हीट एकदम तपाना शुरू किया, किस लिए? ताकि वो आम जले, वो आम नष्ट हो जाए। और हम भी ऊपर से कुछ न कुछ प्रयास कर रहे, क्या कर रहे, हम लंघन कर रहे, कटुतिक तक रस जो है हम पेशेंट को दे रहे हैं, लंघन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, कम बोल रहे, इंद्रियों की बहुत कम इस्तेमाल कर रहे, मन की बहुत कम इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि बड़े व्यथित होता है उस समय। शांत भाव से हम बैठे हुए हैं, थोड़े थोड़े सड़ंगा पानी हम पी रहे हैं। जैसे ही हमने वो काम किया, लंघन किया, लंघन करते क्या होता है, ये जो आम है ना, जो ये जो चीजें हैं वो अपने शरीर के अंदर विकसित विकसित होने का प्रयास करता है। हाँ भाई, हमें कोई आश्रय मिला, कोई ठिकाना मिला, चलो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम यहाँ रहेंगे और हम अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, मजबूत होंगे, मजबूत होंगे। लेकिन शरीर कहता है कि यार कैसे, ऐसे कैसे मजबूत होंगे, तेरे रहते तो पूरा शरीर ही सत्यानाश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो आम है, आम अवस्था में वो सिम्टम्स है, और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो सेना लगाया गया वो निराम पच्यमान अवस्था है, जवान एकदम, शरीर बलवान हो रहा है। पहले आमद जोर में आम बलवान था, निराम पच्यमान अवस्था में शरीर बलवान हो करके उसके ऊपर लड़ाई कर रहा है, फाइट कर रहा है। अब आ गया भैया निराम ज्वर, यानी अब वहां पर आम जैसी कोई चीज नहीं है। तो निराम होने का मतलब क्या है? निराम होने का मतलब है भैया अभी हमने झाड़ू पोछा लगा करके आम को तो हटा दिया, यानी आम से रहित शरीर को निराम कहेंगे। निराम यानी आम अब नहीं है। साम यानी अभी साम अवस्था में, यानी अभी वहां आम है। आम साम निराम, आम इज इक्वल टू टॉक्सिन है, साम इज इक्वल टू टॉक्सिन पूरा पूरा शरीर में विचरण कर रहा है, शरीर में घूम रहा है, अपना नेगेटिव प्रभाव दिखा रहा है। निराम का मतलब है हमारे चिकित्सा से, लंघन आदि क्रियाओं से या शरीर के व्यवहार से वो आम को डिस्ट्रॉय कर दिया और शरीर से उसको बाहर निकाला। तो अभी वो आम नहीं है, तो आम से रहित जो शरीर है वो क्या है? निराम है। लेकिन पहले आम था इसीलिए वो निराम शब्द आ गया। साम्य अवस्था क्या है? एक होता है अवस्था में साम्य अवस्था। प्राकृत अवस्था क्या है? तो प्राकृत अवस्था है जहां न तो पहले आम था और ना ही कभी आम होने की संभावनाएं दिखती है, वो प्राकृत अवस्था है। निराम अवस्था
साम अवस्था और प्राकृत अवस्था। प्राकृत अवस्था क्या है? जहां न तो पहले आम था, न वो आम को डिस्ट्रॉय करके खत्म करके हमने निराम बनाया, न वो निराम अवस्था में है, न तो कभी वो साम यानी कि वो आम जैसी अवस्थाओं में शरीर जा सकता होगा। तो प्राकृत अवस्था में धातु दोष मल ये सारे अपने अपने मान में, अपने अपने स्वभाव में विद्यमान है, न तो ज्यादा है न तो कम है, अपने अपने काम को कर रहे हैं। तो वो प्राकृत अवस्था, तीन अवस्थाएं समझ में आया। अब देखो जब हम नाड़ी देखते हैं तो नाड़ी में आम, पच्यमान और निराम। चलो पहले निराम को समझते। भूख लगना अब शुरू हो गया, यानी बुखार आने के बाद पहले तो रोगी को भूख ही नहीं लगता था, लेकिन अभी शुरू हो गया। शरीर में थोड़ा हल्कापन आना शुरू हो गया, हल्कापन आना शुरू हो गया। जो बुखार पहले बहुत तेज था पच्यमान अवस्था में, अब वो थोड़ा धीमा यानी थोड़ा डाउन हो रहा है। मल मूत्र का सही सही प्रवृत्ति होना शुरू हो गया। बुखार हुआ लगभग 7 से लेकर 8 दिन हो चुका है। ये अवस्था कब आएगा? बुखार शुरू होने के 7 या 8 दिन में आएगा। लेकिन अब ये भैया लपड़ झपड़ में, जैसे आतंकवादियों के साथ जब लड़ाई होती है तो कितने सारे संपत्ति खत्म होती है, कितने सारे लोग मारे जाते हैं, कितने सारे कारतूस खत्म हो जाते होंगे, कितने सारे सैनिक मारे जाते होंगे। तो उसमें खर्चा होता है कि नहीं होता? उसमें पैसे का खर्चा होता है, धन जन की हानि हो जाती है। उसी प्रकार से अब ये दोनों के आपस में लड़ाई में क्या होता है? निराम अवस्था में भैया सब कुछ तो ठीक है, लेकिन रोगी में कमजोरी आना शुरू होता है। क्या? कमजोरी आना शुरू होता है। जैसे ही व्यक्ति निराम अवस्था में आता है, यानी 7वें से लेकर के 8वें दिन में, लगभग किसी में 5 से 6ठे दिन में भी होता है व्यक्ति के ऊपर, जिस दिन यह सिम्टम्स दिखना शुरू हो उसी दिन को से हम निराम अवस्था जानना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि शास्त्र ने कह दिया भैया ऐसा है। अब देखो, अष्टांग हृदय वाले कहते हैं कि 10 दिन में होगा, चरक वाले कहते हैं 7-8 दिन में होगा, कोई दूसरा कहेगा इतने दिन में होगा। तो ये दिन का कोई फिक्स नहीं है, वो उस व्यक्ति के शरीर, उसकी ज्वर का अवस्था किस अवस्था में है, किस ऋतु में आ रहा है, आदियों के आधार पर जो अवस्था। लेकिन हमें वही देखना है, आमद ज्वर में आम की स्थिति जो सिम्टम्स बताया वो दिखेगा, पच्यमान में पच्यमान अवस्था उसमें दिखेगा। और पच्यमान अवस्था एकदम बुखार तेज था, ये हो रहा है वो हो रहा है, दुनिया भर की चीजें। लेकिन जब बुखार डाउन होना शुरू हो जाएगा, शरीर में हल्कापन आना शुरू हो जाएगा, मलमूत्र जो पहले अप्रवृत्त था वो प्रवृत्त होना शुरू हो जाता है, पसीना जो पहले अप्रवृत्त यानी पसीना पहले आता नहीं था, अब वो पसीना आना भी शुरू हो गया शरीर में, यानी अब ये क्या हो गया? निराम अवस्था हो गया। तो निराम अवस्था आ जाने पर फिर हमारा आयुर्वेद का जो चिकित्सा है, दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, वमन, विरेचन, वस्ती आदि जो क्रियाएं हैं वो निराम अवस्था में आने पर की जाती है। यस, बताइए बलवीर जी। गुरुजी, जैसे ज्वर आजकल के ज्वरों के संदर्भ में है या पुराने? क्योंकि आजकल तो ऐसा कभी कभी देखने में आता है, जैसे ये चिकनगुनिया और ये डेंगू शेंगू, ये तो 2-3 दिन में ही आदमी को ली लेते हैं। तो उसके लिए कहाँ इतना वो आ दिन तक रहा है, वेट वो भी करेंगे? मैंने कहा ना, वो विषम ज्वर में आ रहा है, वो दूसरा चैप्टर है। जी, ठीक है। वो दूसरा चैप्टर है, ये तो सामान्य बुखार की बात हो रही है। वो आ रहा है, वो बड़े बड़े रोगों को मैंने अलग सा ही उसमें रखा हुआ है, विषम ज्वर के करके। ठीक है। तो हालांकि विषम ज्वर में भी हमें ये तीन अवस्था जरूर देखना है, निराम अवस्था, आम अवस्था, पच्यमान अवस्था। अब आ गया भैया जीर्ण ज्वर। अब ये निराम अवस्था में तो शरीर है, लेकिन निराम अवस्था में होने के बावजूद कोई चिकित्सा नहीं हो रहा है, आयुर्वेद के हिसाब से जो चिकित्सा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। निराम अवस्था में की जाने वाली जो चिकित्सा है वो नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? बुखार आए आज 21 से 22 दिन हो गया है, लेकिन फिर भी कोई चिकित्सा हो नहीं रहा है। उस व्यक्ति में अग्निमांद्य और अपच की शिकायत अभी भी बनी हुई है। उतना दिन हो गया जी, 20-21 दिन हो गया, 21-22 दिन हो गया। ज्यादातर शास्त्रकार इसको हम बोलते हैं जीर्ण ज्वर। अब ये जो जीर्ण ज्वर मैं आपको बताऊं,
ये सालों तक भी चलता है शरीर में। बुखार पहले आया था, बहुत लंबा या मतलब कुछ दिन तक बुखार आया, उसका आपने सही विधि से उपाय किया नहीं किया जो भी है, लेकिन आयुर्वेदिक जो चिकित्सा विधि उस तरह से आपने नहीं किया। बुखार आने के बाद क्या करना चाहिए, पाचन करना चाहिए, कटु तिक्त ये दो प्रकार के रसों का सम्यक विधि से उपयोग करना चाहिए, वो आपने नहीं किया। अब यहाँ तो 20 से 21 दिन तो कहा है, लेकिन ये सालों तक भी चलता है। किसी किसी को तो अभी जैसे ये मेरे पास जो एपिलेप्सी का केस आता है, बचपन में बुखार आया था साहब, आज उसको मिर्गी का दौरा आ रहा है। देखो यहाँ पर इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लिन, स्प्लिनोमेगली, स्प्लिनोमेगली का जो पेशेंट है जिसके स्प्लिन का साइज बढ़ जाता है, किसी को बुखार आ गया पहले, अथवा वो बुखार आया उसको साल 2 साल हो गया, पर आज उसके स्प्लिन का साइज बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर, और वो तब से ही जब से बुखार आया है, उसमें इंडाइजेशन यानी जो अजीर्ण है, अग्निमांद्य है, ये शिकायत तब से ही था, और आज उसको स्प्लिनोमेगाली है, तो निश्चित तौर पर ये जीर्ण ज्वर है। यहाँ हमें जीर्ण ज्वर की ही चिकित्सा करने से ये अवस्था से वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है, अदरवाइज कोई दूसरी चिकित्सा इसमें नहीं होगा। जितना मर्जी आप उसको कुछ भी दे दो जी, कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, उसके स्प्लिन का साइज कम नहीं होगा, उसकी विकृतियों में कोई सुधार नहीं आएगा। तो ये जीर्ण ज्वर की बात है। जीर्ण ज्वर में एक चीज शास्त्र ने तो बताया 21 20 21 दिन, लेकिन जीर्ण ज्वर और चातुर्थिक ज्वर, इन दोनों को, ये दोनों जो ज्वर है देखा गया है सालों तक शरीर में चलता है। एक बार शरीर में ज्वर प्रवेश करने पर, ज्वर आने पर, क्योंकि ज्वर को महागध माना है, शरीर का सबसे बड़ा सत्यानाश करने वाला ये समस्या है, ये रोग है, इसको पाप ऐसा भी कहा गया है। ये साक्षात पूर्व जन्म के पाप के कारण से हो रहा है, और ये आपको जल्दी से पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए इसमें उचित मात्रा में चिकित्सा करना जरूरी है। बहुत सारे वैद्य आने वाले बहुत सारे पेशेंट में जीर्ण ज्वर और चातुर्थिक ज्वर देखते हैं अलग अलग रोगों में, क्योंकि ज्वर का जो उपद्रव है वो बहुत सारे रोगों में, जैसे कुष्ठ हो गया, पांडु हो गया, ये रक्त पित्त हो गया, रक्तातिसार हो गया, राज्यक्षमा हो गया, ये सारे जो रोग है, उसके बाद देखो अभी गुल्म तो आ ही गया, ऊपर हमने देखा था गुल्म हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो जीर्ण ज्वर के उपद्रव स्वरूप। देखो यहाँ पर ये चीज यहाँ लिखा हुआ, ये ज्वर के उपद्रव क्या क्या है, आप इसको थोड़ा जूम करके देख लो। लंबे समय तक बुखार से ग्रसित होने के कुछ समय के बाद इनमें से कुछ रोग आप में हो सकता है, जैसे श्वास, अतिसार, मूर्छा, विबंध, अरुचि, यानी कॉन्स्टिपेशन किसी को हो रहा है और आप कॉन्स्टिपेशन की चिकित्सा दे रहे हो, पता चला वो ज्वर का, जीर्ण ज्वर जो एकदम बिगड़ गया और उसके उपद्रव से उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसको कौन ख्याल रखेगा? ज्वर सबसे बड़ा समस्या है, इसमें उपद्रव है, उसको हमें ख्याल रखना है। अगर मान लो किसी को अरुचि है, यानी खाने का मन न करना, अरुचि सामान्य उससे, अब ये अरुचि हम ज्यादातर सामान्य ही अवस्था समझते हैं लेकिन अगर आप उसके पूर्व रूप को नहीं, जैसे इसीलिए आयुर्वेद एकदम रूल से चलता है। आयुर्वेद ने पहले बोल दिया भैया पूर्व रूप तो पूछ लो। अब पूर्व रूप पूछने का सबसे बढ़िया तरीका ये बताओ भैया कितने साल के हो गए, अगला कहेगा भैया 40 साल। क्या हो गया? फलाना हो गया। मान लो कोई कोई बोलता है सर कॉन्स्टिपेशन है, कुछ भी खाओ कभी नहीं ठीक होता, तो उसको एक ही क्वेश्चन करो ज्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बचपन में कभी ये भी नहीं कहना ज्वर है, आप ये कहो कि भैया बचपन में कभी आप किसी चीज के मेडिसिन लेने के लिए मेडिकल शॉप में गए हो, किसी डॉक्टर के पास गए हो, छोटे बड़े कुछ प्रॉब्लम हो तो वो बताओ, ज्यादातर आप अपने लिए क्या दवाइयां लेके आते थे? तब वो पेशेंट को, हाँ सर मैं ना उस उम्र में इस चीज के लिए बड़ा परेशान था, वो फिर बोलना शुरू करेगा ये क्वेश्चंस करने पर। बहुत सटीक क्वेश्चन है, तब वहां से ले लो। अगला बोलेगा सर मेरे को टाइफाइड था, जॉन्डिस था, मलेरिया हुआ था, इतने दिन तक हॉस्पिटल में गया, खून चढ़ाना पड़ा, ये हो गया वो हो गया।
वाह भैया, फिर जोर की चिकित्सा करें। आपका कॉन्स्टिपेशन जीर्ण जोर की चिकित्सा किए बगैर कभी जा नहीं सकता, ये पक्की बात है। मूर्छा, अब इसको हम अपस्मार यानी मिर्गी के रूप में ले सकते। अब यहाँ हमने अपस्मार तो लिखा नहीं है, क्योंकि अपस्मार जो है वो स्वतंत्र रोग है, लेकिन यहाँ होगा मूर्छा। ज्वर के उपद्रव में क्या होगा? मूर्छा होगा। आजकल लोगों को मिर्गी का दौरा जैसा दिखता है, फिट आता है, बेहोश हो जाता है, मुंह से झाग भी आता है, लेकिन उसको हम अपस्मान माने या न माने, ये वाली बातें एकदम ध्यान देना। अगर उसको बचपन में बुखार बहुत ज्यादा आता था, तब हम उसको आज अपस्मार मानना है या नहीं मानना है, उधर देखना है। उसको बुखार की चिकित्सा करना नहीं करना है, वो देखना है। उसके बाद आया हिक्का यानी हिचकी, वमन बार बार वॉमिटिंग होना, कास, त्रिसा और दाह शरीर में जलन होना, ये इसके उपद्रव है। और जो उपद्रव है वो जीवन भर चलता रहता है। मान लो किसी को जलन हो रहा है शरीर में, और वो जलन की दवाइयां लिए जा रहा है, या किसी को मान लो त्रिसा बार बार प्यास आता है। अच्छा, मैंने एक चीज और भी देखा है, लोगों के आंखों से बार बार आंसू आना, यह भी ज्वर के उपद्रव हो सकता है। अब आंखों में से आंसू आ रहा है, अगला कहता है कि सर क्या दवाई ले, आंखों से आंसू आ रहा है, लेकिन उसके उपद्रव की वजह से हो रहा है। ये चीजें ना वो पा रहा है, क्योंकि उसको तो सिद्धांत पता नहीं है। और हमें तो कैसे पता होगा भैया, अगला बंदा जो है। इसीलिए प्रश्न परीक्षा का महत्व आयुर्वेद में है। मतलब सभी प्रकार के डायग्नोसिस, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप नाड़ी देखोगे और आप तुरम खान हो गए, ऐसा नहीं। बहुत सारी चीजें, नाड़ी, मूत्रम, मलम, जीवम, शब्द, स्पर्श, दीर्घाकृति। नाड़ी देखना, जीव देखना, मल देखना, मूत्र देखना, आकृति, शरीर की आकृति देखना, स्पर्श, दर्शनम, स्पर्शनम, प्रश्न, दर्शन देखना है उसको, स्पर्श उसको छूना है, और प्रश्न ही बहुत सारे क्वेश्चंस करना है। तब फिर फाइनली एक चार्ट तैयार होगा, उसके आधार पर फिर आपने चिकित्सा करना है। फिर उसके बाद डिसाइड होगा क्या दोष है, शरीर प्रकृति क्या है, फलाना प्रकृति। फिर कल परसों जो हमने सूत्र पढ़ा था, सम प्रकृति, और उसी प्रकार के प्रकृति के अनुकूल सारा रोग है, देश है, दोष है, तो वहां चिकित्सा कठिन होगा। उसके विपरीत होगा तो चिकित्सा सहज होगा। मान लो किसी का कफ प्रकृति है। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। कोई व्यक्ति, फिर आप लोगों ने कैमरे सारे लोगों ने बंद कर दिया, तो अगले साल से जो है ना, अभी मैं नेक्स्ट मंथ से 1000 रुपया लूंगा महीने का, पक्का ही। फिर आप कैमरा बंद कर भी लो तो कोई दिक्कत नहीं। मैं एआई को बोलूंगा 2-4 वीडियो ऐसा कुछ बना के रखो। अच्छा, क्वेश्चन में आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, थ्योरी, आप लोग इसको चाहो तो नोट करके रख लो। मान लो किसी का वात प्रकृति है, वातज दोष है, इसको नोट करिए जरा। वात प्रकृति है, वातज दोष है, और उसको प्रमेह हो गया, या उसको मेदो रोग हो गया। क्या हो गया? मेदो रोग हो गया। अब ये चिकित्सा सुनने में तो आसान है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। मान लो उसको प्रमेय हो गया, डायबिटीज हो गया। अब देखो कितना बड़ा विडंबना है यहाँ पर। प्रकृति वायु का दुर्बल व्यक्ति है, और शरीर का जो दोष है वो अभी वात है, लेकिन अभी उसको प्रमेय हो गया। और जो प्रमेह है वो उसकी प्रकृति कैसी है? कफ वाली है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है। अब इसको क्या दवाई दोगे? कफज प्रमेह। कफ प्रमेह का स्वरूप कैसा है? कफ वाला है ना। रक्त पित्त का स्वरूप कैसा है? रक्त वाला है, पित्त वाला है। राज्यक्षमा कैसा है? वायु वाला है।
है ना, सभी रोगों का दोष के साथ संबंध है। कफ के अत्यधिक मात्रा में बढ़ने से शरीर में कीचड़ यानी स्नेह के बढ़ने से, क्लेद के बढ़ने से डायबिटीज, ये हमने पढ़े हैं। अब देखो जो क्लेद है, जो कफ है, वह तो उष्ण, रुक्ष, तिक्त इस तरह के दवाई ही उसमें ठीक करता है। लेकिन यह दवाई उसके वात दोष, शरीर का जो दोष है वो वायु है। वात प्रकृति, प्रकृति भी वायु है। अब मान लो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में वायु पड़ता है, तो उसको आप तिक्त रस अगर आप दोगे तो डायबिटीज तो कम करेगा, लेकिन उससे जल्दी शरीर को खत्म कर देगा। क्योंकि चिकित्सा का एक सुंदर सिद्धांत यह है कि चाहे कुछ भी हो, आपने शरीर का जो जो बेसिक जो प्रकृति है उसके खिलाफ चलने वाली दवाइयां आपने नहीं देना है या युक्ति पूर्वक देना है। ये दोनों चीजें होना चाहिए, या तो नहीं देना। अब एक क्वेश्चन यहाँ आता है, मान लो ऐसा पेशेंट आपके पास आ गया और रोगी का एज काफी ज्यादा है, मान लो 60, 65 या 70 साल का है। इस कंडीशन में आपके पास आ गया, डायबिटीज भी कम नहीं हो रहा है और रोगी बहुत रोज के रोज दुर्बल हो रहा है, और ऐसे बहुत सारे, और इस तरह के पेशेंट कभी ठीक नहीं होते और वो बहुत सारे डॉक्टर को बदलते रहते हैं। उनमें एक ही शिकायत होता है, सर डायबिटीज तो जो है वो है, मैं तो अपने शरीर के वीकनेस से मरे जा रहा हूँ, शरीर की कमजोरी से मरे जा रहा हूँ, क्या करें। तो यहाँ एक ही सूत्र लगाना है कि भैया डायबिटीज से मरो बाद में, कोई बात नहीं, डायबिटीज को मारो गोली, आपके शरीर की रक्षा करना तो पहला हमारा कर्तव्य है। शास्त्र क्या बोलता है? शरीर की रक्षा करना ही आयुर्वेद है। तो शरीर की प्रकृति वात है, दुर्बल व्यक्ति है, कमजोर है, यानी हमें प्रकृति की रक्षा करना होगा। तो प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? वायु है, तो स्निग्ध मधुर यही रस जो है उसको करेगा। हाँ, हमें मालूम है कि इस तरह की दवाइयां प्रमेह को और बढ़ाएगा, बढ़ाएगा डेफिनेटली, लेकिन प्रमेह उसको अगर 10 दिन में मारेगा तो 4 दिन में ही प्रकृति के विरुद्ध अगर आप कुछ करोगे तो वो बंदा मर जाएगा, जल्दी मरेगा। इसका मतलब ये होता है उसको प्रकृति अनुकूल चिकित्सा करना ही आपका कर्तव्य है। थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाओगे तो कुछ ऐसा करो जिससे कि कफ भी उस लेवल में ना बढ़े, यानी कफ का डायबिटीज को भी वो कंट्रोल करे और उसका देह प्रकृति जो वायु वाला था उसके लिए भरपूर काम करे। तो मैंने एक रास्ता निकाला हुआ है इसमें, रास्ता है मधु तैलिक बस्ती, नोट कर लीजिएगा। मधु तैलिक बस्ती यह ऐसा बस्ती है जो मैंने पहले आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? मधु तैलिक बस्ती पढ़ाया ना? शहद नहीं जी, नहीं पढ़ाया है। नहीं पढ़ाया? नहीं नहीं। अच्छा चलो, मैं बाद में बस्ती के संदर्भ में पढ़ा, नहीं मैंने पढ़ाया तो है। पढ़ाया पहले। आप लोग भूल जाते हो, ये तो दिक्कत है। मुझे याद है अभी मधु तैलिक बस्ती मैंने पढ़ाया है, पढ़ाया बस्ती ना? का तो बस्ती का तो खैर चैप्टर ही नहीं पढ़ाया है अभी तक। बस्ती तो अभी हमने पढ़ाया ही नहीं ना। देखो मधु तैलिक बस्ती प्रमेह में, अर्श में, गुल्म में, यात्रा करने वाले करके थके हुए आदमियों के लिए शरीर में रसायन का काम करता है। वृक्ष को ये मधु तैलिक बस्ती रसायन का भी काम करता है, सेक्स पावर को भी बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को भी मेंटेन करता है, एनर्जी लेवल को भी हाई करता है, लेकिन है प्रमेह नाशक। तो मधु तैलिक बस्ती उसको क्यों ना दिया जाए? वायु को, प्रकृति को भी वो करेगा, सुरक्षित करेगा, शरीर को भी वात समन करेगा। प्रमेह के
खिलाफ भी ये काम करता है। बन गई बात मधु तैलिक बस्ती। तो अभी प्रसंग बस ये बातें यहाँ आ गई। ठीक है, तो ज्वर का उपद्रव को एकदम ध्यान देना है। ये उपद्रव जो है बहुत सारी चीजों तक लेकर के जाता है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति को अस्थमा हो गया, तो अस्थमा हो गया, श्वास हो गया, तो रोगी बोलता है सर कुछ तो दो। तो आपने, मैंने उस दिन अस्थमा वाला दवाई बताया था, वो दवाई इसमें काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये अस्थमा भैया ज्वर का उपद्रव है। तो ज्वर की चिकित्सा हमें करना पड़ेगा। तो वहां पर आप ना उस योग में अब आपने क्या डालना है, अस्थमा के उस योग में, या तो अलग सा आपने, जैसे काल मेघ हो गया, रोहित कारिष्ट हो गया, और आपका गुरुच्यादि कषाय हो गया, ऐसे चीजें भी थोड़ा सा जो ज्वरग्न है, ऐसा कोई ज्वरग्न दवाई जो कि श्वास में जाकर के भी काम करता है। देखो सीतोपलादि चूर्ण श्वास और ज्वर दोनों में काम करता है। तो इस तरह से ना हमें थोड़ा देखना है, ऐसे दवाई जो ज्वर और श्वास दोनों में जाके टच करता हो। हमने जीर्ण ज्वर पढ़ लिया, निराम और आम अवस्था भी हमने पढ़ लिया। अब इसको जरा सा हम नाड़ी में देखते हैं। आम का मतलब क्या है? गुरु है, पिछिल है, मंद है। आपके पास रोगी आया, बोलता सर फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, नाड़ी देखो। तो नाड़ी में आपको गुरु, मंद, मंद गति दिखेगा, गुरु, पिछिल, ऐसे नाड़ी दिखेगा। नाड़ी की गति बहुत स्लो होगा, इजिकल टू आम अवस्था है। निराम अवस्था में क्या होगा? निराम अवस्था में नाड़ी की गति क्या होगा? नाड़ी गति स्लो होगा, लेकिन ऊपर उंगली में टच, शार्प टच होगा। इसको नोट कर लो। गति बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, गति बहुत फास्ट नहीं है, लेकिन टच हो रहा है और इरेगुलर स्पाइक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वायु के कर्म, व्यान वायु के कर्म स्टार्ट होता है। इरेगुलर नाड़ी है, गति भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है, कमजोर नाड़ी है, लघु नाड़ी है, लघुता की ओर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा उभरा हुआ सा नाड़ी दिखता है, स्पर्श आपको अच्छा दिखता है, लेकिन इरेगुलर है। समझ लो यह कौन सा नाड़ी है? पच्यमान अवस्था। और थोड़ा सा इसमें आपको सामान्य जैसे नाड़ी लगना शुरू हो जाए तो वो निराम अवस्था। सूत्र की जो भाषा है उसको आप कल्पना करो, वो नाड़ी में आपको समझ में आएगा। यानी चिकित्सा करते वक्त भैया लंघन कब तक करना है? अगला बोलेगा सर 2 दिन हो गया लंघन करते हो, ये क्या करे? नाड़ी देखो, नाड़ी में आपको फिर वही आम दिख रहा है, मंद गति है, स्लो है, बहुत ज्यादा स्पाइक है नहीं। तो अगले कहो कि पागल बनाता है, लंघन करता है, तूने कुछ खाया है? अभी लंघन तो हुआ ही नहीं है अभी, यहाँ पे नाड़ी तो आपको बता ही देगा। लंघन करने पर तो लाघवम करोति, हल्कापन आना चाहिए, नाड़ी में लघु गुण तो दिखना चाहिए, मगर यहाँ तो गुरु गुण ही है। तो उसको आपने फिर कहना है थोड़ा पानी पिलाओ कि भैया आपको लंघन और करना है। या मान लो कि किसी व्यक्ति को आपने कहा सुबह लंघन करो, दोपहर तक आपने फिर दोबारा अगर नाड़ी देखा तो उसमें लघु गुण आपको दिख रहा है। लघु गुण का फॉर्मूला बताना जरा। हाँ जी, लघु गुण का फॉर्मूला क्या था लघु और गुरु में? गुरु में अधिक बल और नाड़ी गति कम है, हाँ मतलब 70 से कम है। और बस, लघु तो लघु नाड़ी दिखी तो समझ लो कि हाँ भैया अब लंघन हो। तो
तो जैसे ही लघु गुण नाड़ी में दिखेगा तो फिर आप अपना दवाइयाँ देना शुरू करो, कषाय वगैरह देना शुरू करो। जब तक गुरु दिखता है तब तक अगर उसमें गुरु है तो आपने ज्वर के संदर्भ में पाचन नहीं देना है, सिर्फ लंघन देना है ये ज्वर में, हालांकि हम बाद में पढ़ेंगे। अब आ गया विषजन्य ज्वर, विषज ज्वर। इसमें क्या होगा, विषज ज्वर यानी शरीर में टॉक्सिन के बढ़ जाने से या किसी जहरीले चीजों के कारण से कोई ऐसा चीज शरीर में चला गया और उसके कारण से ज्वर आ रहा है, तो इसको विषजन्य ज्वर कहेंगे। इसमें मुख का रंग काला हो रखा है, जैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने जहर पिया है, तो जहर पीने वाले लोगों के मुंह देखोगे एकदम काला होता है, उसके ना मुंह से पता चलेगा। बार बार डायरिया होता है, मतलब ये दोनों चीजें उसमें दिखेगा। डायरिया होगा, मुंह का लिप जो है ना, लिप और जीभ के बाहरी जो बातें हैं उसमें ब्लैकनेस दिखेगा। बस समझ लो शरीर के अंदर कोई ना कोई विष है। अब आ गया औषध गंधज ज्वर। औषध गंधज ज्वर, जैसे पराग से, फूलों के पराग से भी ये चीजें हो सकता है। आप लोगों को होता है कि नहीं होता, कि जैसे मुझे होता है कोई डस्ट, मेरे को डस्ट से एलर्जी है, और वो एलर्जी ऐसा है कि एकदम बुखार जैसी अवस्थाओं में लेके जाता है। किसी को किसी फूल को सूंघने से उसके पराग से पराग गया, उसके बाद बस बुखार शुरू हो गया। तो डॉक्टर के पास जाओगे तो कहते भैया ये तो प्रतिशय है, ये तो राइनाइटिस है, तमाम तरह की बातें होती है। लेकिन आयुर्वेद में एक स्थान दिया है औषध गंधज ज्वर। तो यहाँ क्या होगा, लक्षण में बेहोशी, सर में दर्द होगा, गले और नाक में खुजली होगी, नाक से पानी बहेगा, उल्टी आना, छींक अधिक आना, उसके साथ साथ बुखार आना, जिन्हें हम डस्ट एलर्जी, है ना, हे फीवर बोलते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। तो ये जो एलर्जिक राइनाइटिस कहो, है फीवर कहो, डस्ट एलर्जी कहो, ये सब के सब औसत गंधज ज्वर ऐसा करके शास्त्र ने कहा है। वहां पर आपको सिर में दर्द होना, गले नाक में खुजली होना, नाक से पानी बहना, उल्टी आना, छींक आना और साथ में बुखार आना है। तो यहाँ आपको सिर्फ प्रतिशय की चिकित्सा करने से बात नहीं बनेगी, औसत गंधज ज्वर की चिकित्सा करना होगा। ठीक है, वो क्या है वो हम बाद में देखिए। वेबसाइट में जो हम यहाँ पर देखो जरा, ये क्लिक कर रहे हैं ना यहाँ पर, वो बाद में आपको उसका चिकित्सा बता देगा, हाँ उसमें क्या करना चाहिए। अब आ गया, बहुत सारी अवस्थाएं हैं ज्वर का। अगर हम बुक उठा करके पकड़ करके देखेंगे तो ज्वर तो आपको 2-3 महीने लग जाएगा ज्वर समझने में, लेकिन मैंने आपको देखो 2 दिन में ही पूरा ज्वर, अभी आधा ज्वर तो मैंने आपको बता दिया 2 दिन में। अब विषम ज्वर आपको एक ही दिन में मैं समझा दूंगा। कोई चीजें ऐसा भी नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर है तो बताओ। अब आ गया भैया कामज ज्वर। कामज ज्वर क्या है, कामाशक्त के कारण रोगी में चित्त विभ्रंश होना, मतलब कोई सुंदर स्त्री को देखा और बंदा इधर थर थर कांप रहा है, तो ऐसी अवस्था, उसमें क्या होगा, चित्त विभ्रंश होगा, एकदम दिमाग खराब हो जाना उसका, आलस्य, अरुचि, हृदय प्रदेश में वेदना, उसका मुंह सूख जाता है। कभी कभी क्या है, कोई लड़की आपको, आप बहुत कामासक्त पुरुष हो और कोई लड़की या किसी लड़की ऐसी है तो उसको कोई लड़का फोन करे रात के 12 बजे, और वो भी वैसे ही हाय डार्लिंग ऐसा करके बातें शुरू करे, तो अगर आपको ये कामज ज्वर अगर शुरू होगा तो सबसे पहले कंपन शुरू होगा शरीर में। क्या होगा, कंपन। उसके बाद विभ्रंश शुरू हो जाएगा, कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। फिर आपका मुंह ना, उससे बात तो आप कर रहे हो लेकिन उससे बात तो कर रहे हो, शरीर कंप रहा है, गर्मी में सर्दी जैसी महसूस हो रही है, ठंड लग रहा है शरीर में, और मुंह एकदम जकड़ा हुआ सा महसूस होगा आपको। ऐसा लगता है कि भैया मुंह मेरा कैसे बंदा हो रहा है। ठीक है, और जैसे आप मोबाइल को रखोगे
फिर थोड़ी देर में आप ठीक हो जाते हो। अगर ऐसी स्थिति है और ऐसे व्यक्ति को उसके बाद नाइट फॉल होना, ये सारी चीजें होता है, वीकनेस बहुत ज्यादा होता है, बार बार मुंह सूख जाना, इसके हमेशा होने वाली सिम्टम्स, तो ये भैया कामज हृदय प्रदेश में वेदना, ये उसी समय होगा जब वो फोन में बात हो, मतलब ऐसे, मतलब किसी स्त्री को देख करके, मूवी देख के, उस तरह के फोटो देख करके, ये जो इस तरह के व्यवहार अगर होता है तो ये कामज ज्वर है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग किसी जो है ओझा, उसके पास चले जाते हैं, जो झाड़ फूक करने वालों के पास, मेरे बेटे को क्या हो गया, कुछ करो, तो वो मोर पंख से मारेगा। तो ये क्या है भैया, कामज ज्वर है। अब आ गया एक ज्वर है जिसका नाम है आगंतुज। आगंतुज क्या है, एक्सीडेंट से या किसी चीज से चोट लगने के बाद उसके कारण से बुखार हुआ है। जैसे कोरोना वायरस भी एक प्रकार का आगंतुक ज्वर है, कोरोना वायरस से ज्वर हो रहा है, मृत जीवाणु के कारण बुखार हुआ है, प्रकृति से वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर अगर जाता है तो यह भी जो यह ज्वर है, इसमें आगंतुज ज्वर ऐसा समझ करके उसकी चिकित्सा होती है। अब एक होता है क्रोधज, बहुत सारे लोग गुस्से में लाल पीला हो जाते हैं, हालांकि उसमें बुखार, अभी हमने पहले ही कहा था कि जो बुखार है आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, शास्त्रकारों की जो दृष्टि है बुखार में, मन, शरीर और इंद्रियों की संतप्तता ही ज्वर है। अब मान लो ये जो अभी मैंने कहा कामज ज्वर, उसमें क्या संतप्त हो रहा है बताइए, शरीर तो नहीं हो रहा है, इंद्रिय हो रहा है, इंद्रिय इंद्रिय। हो रहा है, कर्णेंद्रिय संतप्त हो रहा है, हृदय संतप्त हो रहा है। हृदय जो है मन का उद्गम स्थान है, इंद्रियों का, इंद्रियों को व्यवस्थित करने वाली व्यवस्था हृदय में है, तो हृदय जो हो रहा है कुंठित हो रहा है। कर्णेंद्रिय, अगर वो मोबाइल सुनता है, किसी को देख करके ऐसा होता है तो चक्षुषेंद्रिय। तो ये इंद्रिय और मन की बातें है ना, शरीर तो अलग हो गया, शरीर तब तो नहीं रहा है, लेकिन इससे वो व्यक्ति बड़ा परेशान होता है। तो यह हो गया हमारा भैया इंद्रिय और मन की बात है, उसको भी हम यहाँ ज्वर ही कह रहे हैं, कामज ज्वर। ऐसे ही क्रोधज, अब कोई व्यक्ति बार बार गुस्सा करता है, बार बार मतलब छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, क्रोध के अधिकता के कारण शरीर थर थर कांपने लगना। वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, गुस्सा आ गया तो शरीर रुर करके कांपता है ना, तो ये भैया क्रोधज ज्वर है। हालांकि शरीर तप तो नहीं रहा है, तप रहा है क्या, नहीं तप रहा। क्रोध का संबंध किससे है, मन से है ना, मन और बुद्धि से क्रोध का संबंध। हालांकि ज्वर में बुद्धि की तो कोई बात नहीं है, लेकिन बेसिकली क्रोध से, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रमात बुद्धिर्नाशो, बुद्धिर्नाशो प्रणश्यति, आया है गीता में। तो क्रोध से बुद्धि, बुद्धि का संबंध सीधा मन से है। बुद्धि जो है मन को कंट्रोल करता है, बुद्धि चाबुक लेकर के मन, तो मन जो है, अगर क्रोध हो जाए व्यक्ति तो क्रोध से उसका बुद्धि एकदम हो जाएगा विभ्रंश। जब बुद्धि विभ्रंश हो गया तो मन कहता है भैया मुझे कुछ तो बताओ, क्या करूं मैं। कौन बताए भैया, बुद्धि तो उसका पागल हो गया क्रोध के कारण से। तो इस अवस्था को क्रोधज ज्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रोधज ज्वर। अब ये इसमें न तो आपको क्या नाम है, उसमें फीवर दिखता है, कहीं डायग्नोसिस करने जाओगे भैया क्या हो गया, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो कोई रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। एलोपैथिक जितने भी डायग्नोसिस टूल हैं वो शारीर विकृति को ही बताने वाला है, मन और इंद्रियों की तो कोई गति वहां है ही नहीं, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज है नहीं जो मन और बुद्धि को, इंद्रियों की व्यवस्थाओं को
मैपिंग कर सके, उसको पकड़ सके, उनके हरकतों को जान सके, कोई भी ऐसा डिवाइस तो है नहीं। तो अक्सर पेशेंट बोलते हैं कि सर रिपोर्ट में तो कुछ नहीं है, फलाना भी ठीक है, ढिमकाना भी ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ क्यों है? गड़बड़ इसीलिए है क्योंकि आपकी समस्या का मूल कारण और आधार शरीर नहीं है, मन और बुद्धि है, इंद्रिय है। वो उधर नहीं दिखेगा, लेकिन वो आयुर्वेद में दिखता है। तो क्रोधज, अब आ गया भैया शोक या भयज। रोगी निरंतर प्रलाप करता है, अनाप शनाप बोलता रहता है, ये शोकज या भयज ज्वर है। कामादि आगंतुज ज्वर इतना बढ़ गया है कि रोगी को बुखार ही चढ़ गया। देखो मैंने कहा था ना, ये जो कामज कामज उसमें बुखार तो होता नहीं है, लेकिन काम, क्रोध, शोक, भय आदि ये इसमें शरीर तपता नहीं है। लेकिन अब यहाँ एक कंडीशन और शास्त्रकार बोलते हैं कि ये काम, क्रोध, भय आदि इसकी गति इतनी ज्यादा बिगड़ गई, इसने मन और बुद्धि इंद्रियों को इतना ज्यादा व्यथित किया और उसको संभाल संभाल के शरीर ही परेशान हो गया। क्योंकि मन, हमने क्या बोला था, शरीर स्वस्थ होने का मतलब क्या है? शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो इति आयु, यही पढ़ा था ना। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इन चारों की आपसी रजामंदी, आपसी मेल मिलाप से जो शरीर में जो काम होता है, पैर में ठोकर लगे तो मन बड़ा व्यथित होता है, दोनों के संबंध हुआ। बुद्धि बड़ा चंचल होता है, कंफ्यूजन होती है, या जो भी सारी चीजें आत्मा में उसका असर पड़ता है। तो देखो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हो रहे हैं, ये शरीर वैसे ही चलता है। और ये सभी अगर बहुत परफेक्ट और बहुत बढ़िया तरीका से हमेशा स्वस्थ होकर के काम करते हैं तो वो स्वस्थ है। और ये आपस में बिगड़ जाए आपस में, पत्नी कुछ बोल रही है, झगड़ा हो रहा है, पत्नी को कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, पति को मतलब ही नहीं, क्योंकि वो पति और पत्नी का जो भाव है वो आत्मा का संबंध है ना, पति पत्नी का भाव। पत्नी को कुछ हो गया, पति को लेना देना नहीं है, चलो कोई बात, सुन करके सुन। क्योंकि आत्मा का जो व्यवहारिक जो व्यवस्था है उसमें कोई लेना देना नहीं है, आत्मा उसका मर चुका है, कमजोर है, तो इन चीजों को बहुत बुरी तरह से इग्नोर करता है। तो ऐसे अवस्था में उसी तरह से कामादि आगंतुक ज्वर इतना बढ़ गया कि रोगी को बुखार ही चढ़ गया, शरीर उसका अब बहुत गड़बड़ हो गया, शरीर इन चीजों को संभाल ही नहीं पा रहा है। लक्षण में अब उसमें भूतोन्माद जैसी खुद को अमर समझता है। देखो क्या अवस्था आ जाती है, जैसे बोलते ना भाई मेरे को भूत, मतलब उसके शरीर में कौन सा रोग हो गया, ये काम, शोक आदि ज्वर हो गया, और उसके वजह से वो कांपने लगता है थर थर, और कहता है मैं राधे माँ हूँ, मैं कृपा करूंगी, हैं मेरे शरीर में हनुमान जी आ गए, दुर्गा माता जी आ गए, फलाना आ गया, ढिमकाना आ गया, मैं कृपा करूंगा, आओ मेरे को फलाना करो, ढिमकाना करो। अरे भैया कुछ नहीं आया। शास्त्र में लिखा हुआ है हजारों साल तक तपस्या करने वाले बड़े बड़े मनीषियों के लिए भी भगवान का छाया प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ है। और तुम्हारे शरीर में आ गया और रोज आता है, जैसे कहीं ढोलक बजे और तुम्हारे यहाँ थिरकना शुरू और बोलते माता जी आ गई, और जहाँ ढोलक और माइक सारे खत्म हो गया तुम्हारे माता जी भाग जाती है वहां से। आपने देखे होंगे ऐसे, जैसे ही भजन शुरू हो जाए, माइक बजे, ढोलक बजे, सारे लोग थिरकने लगे तो माता जी शरीर में आ गए, पता है, हनुमान जी आ गए, जय जयकार चारों ओर से। और जहां लाइट फुर्र हो गई, ढोलक वोलक सब कुछ बंदा हो गया, माता जी का तो पता है ही नहीं, सब ठंडे। तो ये क्या है, इसको क्या मानोगे? माता जी मान करके चरणों में लेट जाओगे आप? हाँ ऐसे करते होगे, लेटना नहीं है। वो क्या है, कामादि आगंतुक ज्वर, वो जो ऊपर हमने काम, शोक, भय, मोह और ये जो है आगंतुक ज्वर, ये सारी इतने बढ़ गया आपके शरीर में,
इतने आप क्रोधी हो गए, इतने आप लालची हो गए, इतने आप कामी हो गए, इतने आप शोक और भय से पीड़ित हो गए कि वो उसको संभाल संभाल के शरीर बड़ा परेशान हो गया। या पूर्व जन्मों के संस्कार भी बीज रूप में शरीर में ये चीजें बन करके आ सकता है। इस जन्म में तो कोई नहीं, लेकिन बीज रूप से पूर्व जन्मों के संस्कार ही इस शरीर में बन के आया है। तो जन्म से ही कुछ सालों के बाद ये चीजें आप में दिखना शुरू होता है। उसका आप कुछ भी दवाइयां करो, कुछ नहीं। अब आजकल तो लोग इसको तो समस्या ही नहीं समझते। अरे ये तो माता जी की कृपा, हमारे घर माँ की आशीर्वाद हुई है मेरे बेटे। दिख रहा है आप लोगों को स्किन? हाँ जी, स्किन दिख रहा है आप लोगों को? ओ, बैटरी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। अभी जो हम बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, ठीक है। तो देखो, इन चीजों से क्या होता है, वो व्यक्ति खुद को अमर समझने लगता है। ये भूतोन्माद की अवस्था है भैया। अपने आप को खुद में भगवान आने की बातें करता है। वाद वाक विक्रम, खुद को बलवान मानता है, ज्ञानी समझता है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे। ये क्या है? भूतोन्माद है भैया। माता जी आ गए, पिताजी आ गए, हनुमान जी आ गए, फलाने शंकर जी आ गए, और लोग हिंदुस्तान की कभी नहीं सुधरने वाले। बस अब वो भूतोन्माद है क्योंकि शास्त्र के नॉलेज तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है ही नहीं। अब वो व्यक्ति बोलता है ये हो गया, अपने आप को ज्ञानी बोलता है, ये क्योंकि ये ज्ञानी मानना, अपने आप को बहुत बलवान मानना, अपने आप को बहुत विद्वान मानना, ये सभी क्या है? भूतोन्माद की एक अवस्था है। उससे वो पीड़ित हो रहा होता है और लोग उसको महाराज जी मानते हैं, लोग उसको जो है देवता के कैटेगरी में रखते हैं, लोग उसको पता नहीं क्या क्या मानते हैं। वो खुद भी उस चीज को बोलता है। तो ये भूतोन्माद है, ये जोर की एक अवस्था है, ये समझ लो, क्योंकि जोर प्रकरण में बात आई। एक अवस्था होता है बुखार के वक्त मुंह से ब्लड निकलना, ये भी एक जोर की अवस्था है, बहुत डेंजर अवस्था। ज्वर उपद्रव तो अभी हमने पढ़ लिया। जीर्ण ज्वर पुराना हो गया है, रोगी ज्वर से क्षीण हो गया है, यानी अब जो ये जीर्ण ज्वर की ये अवस्था है ना, बहुत पुराना ज्वर है, ठीक होता नहीं है, बहुत सारे दवाइयां कर लिया। जीर्ण ज्वर में एक अवस्था है, देखो जरा सबसे एंड में, बुखार काफी पुराना है मगर आज भी शरीर में भारीपन, सिर में दर्द और इंद्रियों का विषयों से संपर्क नहीं है। इंद्रियों का विषयों से, वही बात हो गई, ये जीर्ण ज्वर की अवस्था है। क्या है? इंद्रियों का विषयों से संपर्क नहीं, आंखें प्रॉपर चीजें नहीं देख रहा, अगर देख करके भी अनदेखा करता है, कान से प्रॉपर सुनाई नहीं देता, आंख से प्रॉपर दिखाई नहीं देता, नाक से प्रॉपर, ये मतलब इंद्रिय जो ज्ञानेन्द्रिय है वो बहुत व्यथित हो गया, अति योग हो गया या हीन हो योग हो गया। शरीर में, सिर में भारीपन होता है, सिर में हमेशा दर्द होता है, कभी कभी बुखार आता है, तो ये जीर्ण ज्वर हो सकता है। तो इसमें हमें क्या करना होगा? जीर्ण ज्वर की चिकित्सा करना होगा। तो ये हो गया हमारा भैया ज्वर, जो सामान्य ज्वर है। अब एक दूसरी अवस्था है जिसको हम बोलते हैं विषम ज्वर। ये देखो,
ये विषम ज्वर हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। विषम ज्वर में संतत ज्वर, ये सतत ज्वर, ये सारी चीजें इसमें होंगे, इसको हम कल समझेंगे, ठीक है। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। आज हमने इतना ही पढ़ा, क्योंकि ज्वर एक बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, ये तो कम से कम 2-3 महीना लगता है, लेकिन मैंने इसको उस तरह से बहुत शॉर्टकट बढ़िया सा मैंने थोड़ा पहले से तैयारी करके ये वेबसाइट के माध्यम से समझाया। अब प्रत्येक अवस्थाओं में क्या क्या चिकित्सा करना है वो हम पहले इसको सीख के फिर बाद में हम विषम ज्वर को हम समझ, या तो पहले विषम ज्वर भी समझ करके फिर बाद में हम सबकी चिकित्सा एक एक करके समझेंगे, है ना। कोई संस हाँ गुरु जी। जैसे कि अभी किसी को ज्वर आता है तो हम पैरासीटामोल देते और एंटीबायोटिक दे देते, तो उसका ज्वर 2-3 दिन में चला जाता है। जैसे कि उसके शरीर में से उसको ऐसे लगा कि चला गया, पर वो अंदर रहता ही है, ऐसा? अंदर रहता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो अभी हमने ज्वर का उपद्रव माना है ना, वो उपद्रव बाद में उसको होगा, या श्वास होगा, या काश होगा, या उसको अतिसार होगा, ये चीजें उसको बाद में होंगे। एलोपैथ के पास जाएगा तो डॉक्टर उसको ये नहीं कहेगा भैया पहले बुखार में हमने ये फलाना दवाई दिया था, उसको हमने रोक दिया, उसके वजह से आज ये हो रहा है, वो इसको नहीं मानेगा। लेकिन आयुर्वेद बोलता है कि हाँ वो उसका कनेक्शन है उस आपस में। टूटना सर ये हेलो, हाँ पूछूं जी सर? जय। सर ये जो इतना आपने ये ज्वर के उपद्रव बताए, जिसमें श्वास अतिसार, मूर्छा, रुचि वमन और अपस्मार तक है, इसके अलावा भी कुछ उपद्रव के लक्षण बाद में हो सकते हैं कि यही होते हैं सिर्फ? देखो मूलतः तो ये जो शास्त्र में लिखा हुआ है, बाकी क्या हो सकता है नहीं कह सकते। शरीर के अंदर वह दोष जो ज्वर कारक जो दोष है ना, संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान, वो टूटी वाला कहानी, वो पानी टूटी के पानी पता नहीं कहाँ पहुंचा और किस तरह के बीज में उसने सिंचित किया, और वो बीज पता नहीं कैसा है, कांटेदार है, फलदार है, पता नहीं कैसा है, तो नहीं कह सकते ये दोष शरीर में कहाँ वो जाकर के किस ऑर्गन को पीड़ित करेगा वो कोई नहीं कह सकता। तो ये सर तो जी, ये सिम्टम जो उपद्रव की कुछ कुछ जो 7-8 जो रोग जो बताया है वो तो उन्होंने बताया कि हाँ भाई ये है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे कुछ भी हो सकता है इससे। तो इसकी सर स्पष्ट पहचान नहीं हो सकती ना सर कि फलाना व्याधि ज्वर की वजह से है या ये कुछ और कारण से है, स्पष्ट नहीं हो पाता है? हाँ वो तो करना पड़ेगा ना आपको, इसीलिए तो हेतु पूर्व रूप रूप ये सारी चीजें समझने के लिए इसीलिए तो बताया है, पूर्व रूप समझने के लिए इसीलिए बताया है। गुरु जी, चोट लगने के कारण जो बुखार होता है उस हैं? आमज बुखार होता है, चोट लगने के कारण जो बुखार होता है। हाँ वो आगंतुक हो गया। देखो चोट लगने से उसके चोट लगने से उससे उसके अस्थि मज्जा धातु में विकृति आएगा और उसके वजह से उसको बाद में बुखार आएगा। वो बहुत खतरनाक बुखार होता है, वो ऐसा होता है व्यक्ति तुरंत कोमा में पहुंच जाता है। तो उसमें आम कहाँ पे टॉक्सिन मतलब जमा होते हैं, जहाँ पे चोट लगता है वही? हाँ हाँ वहां से नहीं, वो तो आगंतुक जहाँ चोट लगा उस स्थान में होगा, बाद में फिर उसके वजह से वो नीचे तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कफ पित्त वात कोई विकृत होगा, फिर दोष विकृत हो जाएंगे, है ना, उससे फिर बाद में धातुओं में जाएगा, मल रूप में धातु विकृत होगा। लेकिन ऐसे उसकी तो गति ज्यादातर अस्थि मज्जा धातु में होता है। तो जैसे लगा कोई पाँव में चोट लगा, उसमें उस्ती मज्जा में चोट लगा, तो उस्ती और मज्जा धातु का जो स्रोतोगामी है, तो उसमें तो दिक्कत आएगा। हाँ मगर ये बताया है कि आगंतुक जो अगर चोट लगा हुआ है कहीं तो उससे अस्थि मज्जा वह स्रोतस जो है वो पीड़ित हो जाता है। वो व्यक्ति सभी का होगा नहीं कह सकते, लेकिन वो व्यक्ति और शरीर शरीर की बात है, किसी के यहाँ होता है किसी के यहाँ नहीं होता, उसके शरीर कैसा है। देखा जाए तो जिसको ज्यादा उम्र हो गया, लगभग 50 से ऊपर या 45-45, तो उसके तब ये बीमार ज्यादा आता है। हम्म
में उतना पावरफुल होता है नहीं उसका इम्यून सिस्टम, तो उसमें तुरंत लगा लेते हैं। राहुल जी जरा आप सामने आइए। आप एकदम अंधेरे होके बैठे हो। सारे सो गए होंगे बेचारे। ये भी मजबूरी है कैमरे खोलना, है ना। राहुल जी समझ में आ रहा है आपको? सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं, वीडियो सब देखे हैं, लेकिन कुछ समझ में अभी आ नहीं रहा, हमारे धीरे मेगा धीरे जी, होगा। खुशबू जी, ये हमारे विजय जी, ये तो बहुत सर मेगा जी तो बहुत हार्ड है सर जबरदस्त ये हो गए। सर। प्रैक्टिस नहीं करते अलग बात है। विजय है जी भी सर मैं बहुत सही हो गए। धीरे धीरे विजय जी भी आ रहे, लाइन में आ रहे। खुशबू जी को भी समझ में आ रहा है चीजें। विनोद जी को सर भी आ रहा है। हाँ जी, उसका मेरे सेशन सर बहुत हार्ड चल रहे हैं सर। आप है ना अल्टरनेटिव में ले लेते सर, क्लासेस बीच में, हमें रोज ले